हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द रैंकर्स के इस प्लेटफॉर्म पर। और मेरी 7 बजे वाली क्लास में जिसमें हम डिस्कस करते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एस्पिरेंट के साथ डेली एचपीजी के 10 क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से और देखते हैं कि किस तरह से आज हम चीज़ें तैयार करने वाले हैं, किस तरह से हम कंटेंट जो है आज याद करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज मुख्यतः मेरा जो विषय रहेगा या मेरा जो मोटिव है वो आपको पीछे की चीज़ें क्विक रिवाइज करवाने का है। तो देखते हैं सबसे पहले कि कौन कौन सी चीजें हमने अभी तक पढ़ी है उनको, जो अगर आप कंटिन्यूसली मुझसे जुड़े मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप देख पाएंगे कि सारी की सारी चीजें जो अभी तक हमने पढ़ी है वो कैसे आपकी नजरों के सामने से आज गुजरने वाली है अगले 40-45 मिनटों में। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला क्वेश्चन, कुलुत देश की कहानी नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी थी? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कुलुत देश की कहानी? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा इसका सही आंसर क्या रहने वाला है, लालचंद प्रार्थी रहने वाला है। सबसे पहले इनके बारे में अगर बात कर ली जाए तो आपको पता है भाई इनका जन्म कहाँ हुआ था, नगर में हुआ था। और दूसरी अगर मैं बात करूँ तो आपको देखने को मिलेगा कि 1967 में ये क्या बनेंगे, सहकारिता मंत्री बनेंगे। और कुल्लू जिले से ये पहले व्यक्ति थे, कुल्लू जिले से ये पहले व्यक्ति थे जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मंत्रिमंडल में शामिल हुए थे, या हिमाचल प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले कुल्लू के पहले व्यक्ति आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा बात करो तो उनकी किताब का जो नाम रहने वाला है वो क्या रहेगा, कुलूत देश की कहानी हमें देखने को मिलेगा। तो कुछ जो इंपॉर्टेंट किताबें हमें देखने को मिलती है हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे कि कौन कौन सी किताबें हमसे पूछी जाती है। और ये सारे आपको जो हैंड रिटन नोट्स हो या कंप्यूटराइज जो नोट्स हो, ये सारे आपको हमारी रैंक जो ऐप है द रैंकर्स उस पर फ्री पीडीएफ के कॉलम में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं किताबों के बारे में कि कौन कौन सी किताबें जो है यहाँ पे हमें देखनी है। तो सबसे पहले हमें देखना है हिमाचल प्रदेश परिचय, बहुत ही फेमस किताब आपको देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश परिचय। दूसरे की अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा दूसरी जो किताब रहेगी वो कौन सी है, हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य। जल्दी जल्दी रिकॉल करते चलिएगा क्योंकि मैंने आपके साथ ये सारी चीजें जो है डिस्कस की है। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी तरह से अब ये चीजें आपके दिमाग से आपको जो है भूलनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार हम रिवाइज कर चुके हैं इनके बारे में। तीसरी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे किताब रहने वाली है HP इट्स शेप एंड स्टेट। चौथा है टेम्पल ऑफ हिमाचल प्रदेश या हिमाचल प्रदेश के मंदिर। ये आप मुझे बताएंगे कि किसकी किताब है। पांचवी की अगर मैं बात करूं तो पांचवा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। सिक्स अगर मैं बात करूं तो आपको बताना है टेम्पल एंड लीजेंड ऑफ HP। नेक्स्ट जो रहने वाली है वो कौन सी किताब रहेगी, हिमाचल प्रदेश संस्कृति इतिहास और अर्थव्यवस्था। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिक्कों की हिस्ट्री या न्यूमेस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। ये आपको मुझे बताना है कि कौन कौन सी किताबें आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे। और फिर बात करते हैं तारीख रियासत सिरमौर, इसके बारे में। तो चलिए एक एक करके देखते हैं चीज़ों के बारे में। सबसे पहले हमें देखने को मिलेगा हिमाचल प्रदेश परिचय और हिमाचल प्रदेश अतीत वर्तमान और भविष्य किसकी किताब रहने वाली है, देवराज शर्मा जी की किताब रहेगी। नेक्स्ट अगर बात करूं तो HP इट्स शेप एंड स्टेट आपको किसकी किताब देखने को मिलेगी, YS परमार जी की किताब आपको देखने को मिलेगी। हिमाचल प्रदेश के मंदिर KL वैद्य जी की है, किशोरी लाल वैद्य जी। उसके अलावा बात की जाए तो बुद्धिस्ट मॉनिस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश, तो ये किसकी रहने वाली है, उसी हांडा जी की किताब रहेगी। नेक्स्ट है टेम्पल एंड लेजेंड, तो PC रॉय चौधरी जी रहेंगे।
नेक्स्ट जो आपको देखने को मिलेगी, हिमाचल प्रदेश संस्कृति, इतिहास और अर्थव्यवस्था, ये किसकी है? मियां गोवर्धन सिंह की रहने वाली है। नेक्स्ट है न्यूमिस्मेटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो ये रहेगी पीएल गुप्ता जी की किताब। तारीख रियासत सिरमौर किसकी है? रंजौर सिंह की किताब रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या रहने वाला है हमारे पास। तो इंद्राहर दर्रा किसे जोड़ता है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है अभी इंद्राहर दर्रा जो है किसे जोड़ता है, तो इसका सिंपल सा आंसर जो रहने वाला है कांगड़ा और भरमौर हम देखेंगे। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर रहेगा। कुछ और जो है हम दर्रों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कहाँ पे कौन से दर्रे पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाहौल स्पीति में। लाहौल स्पीति में अब तक आपको याद हो जाने चाहिए ये चीजें कि कौन कौन से हैं। तो एक तो हमने राछा देखा था, एक हमने कुंजुम देखा था, एक हमने जो देखा था वो था टेम्पोला, इसके अलावा गुलाड़ी देखा था और हमने जो है लुलानी देखा था। तो ये कुछ दर्रे जो है लाहौल स्पीति में हमने पढ़े थे। इसके अलावा अगर बात करूँ तो हमने देखे थे कुल्लू और मंडी के बीच के दर्रे, कुल्लू एंड मंडी के बीच के दर्रे हमने देखे थे, जिसमें हमने कौन सा देखा था? दुलची देखा था। और इसके अलावा बात करूँ तो दूसरा जो हमने देखा था दुलची एंड पजानंद हमने देखे थे। आगे अगर बात की जाए तो पहला आपको ये देखने को मिल रहा है, दूसरा आपको ये, तीसरा कांगड़ा में हमने दर्रों की बात की थी। तो कांगड़ा में कौन कौन से देखे थे हमने? मकौड़ी दर्रा और गैरू जोत हमने देखा था। नेक्स्ट है नेक्स्ट है कांगड़ा और चंबा के बीच में, कांगड़ा और चंबा के बीच में। तो इसमें कौन सा है? तो इसमें हमें देखने को मिलेंगे खौली, जालसू, बोलनी, बाढ़, तोड़ा, तोड़ा दर्रा, देन तेलंग दर्रा और भीम घसुतड़ी दर्रा। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। फिर जम्मू कश्मीर और यहाँ पे अगर बात की जाए तो हमें कौन देखने को मिलेगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू और चंबा के बीच में कौन सा देखने को मिलेगा? तो हमें याद रखना है पादरी दर्रा। और फिर अगर बात करूँ तो जोगिंदर नगर में कौन सा है? तो ये आपको ध्यान होना चाहिए भूबू दर्रे के बारे में। फिर इसके अलावा कुछ हमने देखे थे कुल्लू और स्पीति के बीच में, जिसमें हमने देखा था एक तेंतु, तेंतु आपको याद होगा। इसके अलावा बात करूं सारा उम्मा, तेंतु हो गया, सारा उम्मा हो गया, पीन पार्वती आपको देखने को मिलेगा। तो ये आपको यहाँ पे नोट करने हैं। आगे बात करते हैं तो अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन रहने वाला है कुनिहार प्रजामंडल का संरक्षक किसे नियुक्त किया गया था? तो कुनिहार प्रजामंडल के जो संरक्षक रहने वाले हैं वो बाबू कांशीराम आपको देखने को मिलेंगे। तो इनके बारे में देख लेते हैं। एक्चुअल में जो है हमें पढ़ना क्या है? प्रजामंडल जो दूसरे फेज का है। तो आज उसी से क्वेश्चन हमें यहाँ पे फ्रेम होता हुआ दिखाई देगा। अभी अगर मैं बात करूँ तो हमने पिछले उसमें देखा था कि प्रजामंडल जो आंदोलन है, प्रजामंडल आंदोलन कैसे चलते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी, पहले जो अधिवेशन हुआ था जिसमें हमने बात की थी बम्बई अधिवेशन की। फिर उसके बाद मैंने बात आपसे जो दूसरी की थी, दूसरी कौन सी बात थी? तो दूसरा मैंने कहा था लुधियाना अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन जो रहने वाला है वो उदयपुर का अधिवेशन रहने वाला है। तो इसमें मैंने जो बातें की थी आपके साथ कि 1927 में बनता है। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे सिरमौर में, मंडी में, कुनिहार में, और कुनिहार नहीं सॉरी भागल में और भज्जी में, भज्जी हो गया, बिलासपुर हो गया, कैसे जो है प्रजामंडल बनते हैं। तो इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस अधिवेशन के बाद की जो चीज़ें हुई थी, ये अधिवेशन किसके हैं? तो AISPC के अधिवेशन आपको देखने को मिलेंगे। ये अधिवेशन कब हुआ? 14-15 फरवरी को होता है। कब? 1939 में आपको देखने को मिलेगा। और इसके बाद क्या होता है? तो शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल एक संस्था बनती है और आज हम इसी के नेतृत्व में होने वाली आगे की चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे उदयपुर में जो हमने देखा था 1945 का अधिवेशन हुआ, जनवरी 46 तक चलता है। हिमाचल प्रदेश
इसमें हमने हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के बारे में पढ़ा था, और इसकी सारी जो बैठकें हुई थी उनके बारे में भी शिमला की एक बैठक पड़ी थी 10 जून 1947 को, जहां पे जो हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल है ये टूट जाता है हिमालयन हिल स्टेट सब रीजनल काउंसिल में टूट जाएगा। तो ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम इस वाले जो आपको देखने को मिलेगा कि ये वाला जो सर्कल में जो कंटेंट है इसको कवर करने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लुधियाना के बाद क्या होता है। हमें देखने को मिलता है कि एक शिमला हिल स्टेट जो है मिलकर एक अपना संगठन बनाती है जिसको नाम दिया जाता है शिमला हिल स्टेट रीजनल काउंसिल नाम दिया जाता है। तो ये कब इसका गठन होगा, 1939 में आपको इसका गठन देखने को मिलेगा। इसके जो प्रधान है वो चुने जाते हैं पंडित पद्मदेव जी। पंडित पद्मदेव जी चुने जाते हैं, और मंत्री चुने जाएंगे भागमल सोहाटा जी। भागमल सोहाटा चुने जाएंगे इसके मंत्री। तो यहाँ पे इन्हें आप नोट करते चलिएगा। अब पंडित पद्मदेव जी क्या होता है ये आपको देखने को मिलेगा, ये जून की बात है, और जून में ये आपको हैदराबाद जाते हुए दिखाई देंगे। आर्य समाज का एक बैच लेकर जाएंगे, एक जत्था जो है आर्य समाज का लेकर जाएंगे, हैदराबाद चले जाएंगे। तो अब जो मंत्री हैं भागमल सोहाटा जी, इनके ऊपर, इनके कंधों पर जो है शिमला हिल स्टेट जो रीजनल काउंसिल है इसको आगे प्रमोट करने का, इससे और कुछ इसके विंग बनाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सारी इनके ऊपर आ जाती है। तो ये क्या करेंगे अब इनके नेतृत्व में, और इसके साथ आप देखेंगे हीरापाल सिंह जी भी रहेंगे और देव सुमन जी भी रहेंगे। तो बहुत सारे लोग थे। ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह से जो है इसको शिमला हिल स्टेट में जो हमारा AISPC का प्रजामंडल आंदोलन जो चल रहा है उसको आगे बढ़ाया जाए। तो यही क्रम में ये क्या करेंगे, ये जाएंगे जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में कहाँ जाएंगे, तो आपको देखने को मिलेंगे महलोग जाते हुए। महलोग जाएंगे और वहां पर जनता के साथ मिलकर एक प्रजामंडल की स्थापना इनके द्वारा की जाएगी। फिर दूसरा आपको देखने को मिलेगा 9-10 जुलाई के आसपास कुनिहार जाएंगे। कुनिहार प्रजामंडल बनेगा, और जहाँ पे हमने अभी पढ़ा बाबू कांशीराम के बारे में वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और फिर ये एक जाएंगे धामी प्रजामंडल की स्थापना करवाएंगे, जो हमें 13 जुलाई को देखने को मिलती है। कैमली कसुम्पटी में एक जो है बैठक होती है, और उसी बैठक में आप देखेंगे कि किस तरह से जो है वहाँ के धामी के लोग थे, उन्होंने धामी प्रेम प्रचारिणी सभा जो कि 1937 में बन रखी संस्था थी उसको क्या किया, तो चेंज करके जो है धामी प्रजामंडल बना दिया। अपने राजनीतिक उद्देश्य जो है राणा के सामने प्रकट किए कि भाई हमें जो है कुछ अधिकार दो, हमारे जो बेगार प्रथा है उसे समाप्त करो, हमारा जो ये प्रजामंडल है इसे स्वीकृति दो। तो राणा उसे इंसल्ट मानता है, और ये कहते हैं कि अगर ऐसा राणा के द्वारा नहीं किया जाता है तो हम भाई 3 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई को धामी की ओर चल पड़ेंगे, धामी की राजधानी हलोग की ओर चल पड़ेंगे। तो यहाँ पे जो है राणा बहुत ज्यादा इंसल्ट समझता है इसको, और देव सुमन जी के हाथों में जो एक तरह से अल्टीमेटम भेजा गया था वो ठुकरा देता है राणा। फिर उसके बाद क्या होगा, राणा से मिलने के लिए एक शिष्टमंडल जाएगा भागमल सोहाटा जी के नेतृत्व में, और भागमल सोहाटा जी को वहां पे आप देखेंगे गिरफ्तार कर देंगे घनाटी के आसपास, और वहीं पे जो है गोलीकांड होगा जिसे धामी गोलीकांड के नाम से जाना जाता है। और वो कब होगा, तो 16 जुलाई 1939 में आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरह से कुछ स्टोरी थी, जो सारा था मैंने आपके साथ कवर कर लिया। अब चलते हैं आगे, बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथन कौन कौन से हैं। कोली, हाली, डूम, चनाल जातियों को पश्चिम हिमालय में नवपाषाण युगीन संस्कृति की नींव डालने वाला माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, और मैंने डिस्कस किया है आपके साथ ये चीज, ऐसा नहीं है पहली बार आप पढ़ रहे हैं इसको। किरात जाति हिमाचल प्रदेश में कोल जाति के बाद आने वाली दूसरी सबसे बड़ी जाति थी, या दूसरी बड़ी जाति थी। तो क्या ये सही है। तक्षक नाग हिमालय क्षेत्र में नाग राज्य की स्थापना की थी। क्या ये सही है। खश जाति को आर्यों की तीसरी मुख्य शाखा माना जाता है, जो कश्मीर के रास्ते हिमालय क्षेत्र में फैली थी। कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है, तो आपको क्या बताना है, इसके बारे में बताना है। तो पहली सही है, दूसरी सही है, तीसरी भी सही है, और चौथी भी आपको सही देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे जो आंसर रहने वाला है वही कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर डी आपको आंसर देखने को मिलेगा। तो अब कुछ बात कर लेते हैं। एक्चुअल में जो अभी हमने स्टेटमेंट्स देखी, ये कब की बात हो रही है, जब भारत के पश्चिमोत्तर भाग में एक सभ्यता अपने पैर पसारे हुए थी, अपना जो है जीवन काल जी रही थी, जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन जिसे कहा जाता है। तो उसी समय हिमाचल प्रदेश में कुछ जातियां हमें देखने को मिलती है, तो उन जातियों के बारे में देख लेते हैं। तो IVC के दौरान की बात हम कर रहे हैं के समय हिमाचल प्रदेश में 4 हमें जातियां देखने को मिलती है। कौन कौन सी रहेगी, तो पहली की अगर बात करें तो पहली हमें देखने को मिलेगी कोल। ये हिमाचल प्रदेश में क्या करेंगे, हिमाचल प्रदेश के, पहली बात ये तो मूल निवासी है हिमाचल प्रदेश के।
दूसरा अगर मैं बात बताऊं तो ये आपको देखने को मिलेगा कि जो कोल है इनके द्वारा क्या किया जाता है, पहला ये मूल निवासी है, दूसरा आपको देखने को मिलेगा कि जो नवपाषाण जो संस्कृति थी उसकी इन्होंने हिमाचल प्रदेश में क्या किया था, नींव रखी थी। तो वो नींव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तीसरा अगर बात करूँ तो आपको ध्यान रखना है कि ये लोग जो है इनके रहने के जो साक्ष्य मिलते हैं कुमाऊं की चंद्रेश्वर घाटी से हमें प्राप्त होते हैं, चंद्रेश्वर घाटी से हमें प्राप्त होते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे नोट करनी है। और चौथी अगर मैं बात करूँ तो हमने देखा जो हाड़ी डूम चनाल और बाटी जो स्टेटमेंट थी पहली, वो आपको देखने को मिलेगा कि ये हाली डूम चनाल बाटी वर्तमान की जो जातियां हमें देखने को मिलती है ये तत्कालीन कोलों के ही वंशज माने जाते हैं। तो यही स्टेटमेंट थी कि भाई इन लोगों ने क्या किया है, इन लोगों ने नींव रखी है। तो पाषाण संस्कृति की नींव इन्हीं लोगों के पूर्वजों के द्वारा रखी गई है। बिल्कुल सही बात है। तो ये आपको देखने को मिलेगा, पहली स्टेटमेंट ऐसे सही होती है। फिर दूसरे के बारे में बात करते हैं। दूसरी जो इनके बाद जाति आएगी वो आपको देखने को मिलेगा कौन सी रहने वाली है भाई, वो रहेगी किरात। तो किरातों के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा एक तो ये मंगोल थे, तो ये मंगोलों के वंशज थे। दूसरा हिमाचल प्रदेश में आने वाली ये दूसरी जाति थी, हिमाचल प्रदेश में आने वाली दूसरी जाति थी ये। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट अगर बात करूं तो इन्होंने क्या किया था, तो आपको देखने को मिलेगा, जस्ट अ सेकेंड, तो आपको देखने को मिलेगा कि ये जो लोग थे इनके द्वारा क्या किया जाता है, ये लोग शीशन देव की पूजा करते थे, शीशन देव की पूजा करते थे, शीशन देव की पूजा करते थे। इसीलिए इन्हें जो है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा शीशन भी कहा जाता है, यानी कि लिंग देवता की पूजा करते थे। महादेव जो आपको देखने को मिलेंगे उनकी ये पूजा करते थे। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। आगे बात करते हैं तीसरे के बारे में। तो तीसरी कौन सी रहने वाली है, नाग। और नागों में हम देखेंगे, एक तो मैंने बात की थी कि हड़प्पा के मोहरों पर हमें नागों के चित्र देखने को मिलते हैं क्योंकि आईवीसी का काल है और यहाँ पे भी चीजें उसी तरह से चल रही है। लेकिन एक और आपको पॉइंट यहाँ पे देखने को कौन सा मिलने वाला है, वो ये पॉइंट रहेगा कि भाई यहाँ पे जो है दो हमें नागराज पढ़ने पड़ते हैं। एक तो राजा तक्षक थे जिन्होंने हिमालय के क्षेत्र में अपनी जो है साम्राज्य का विस्तार किया गया था। लेकिन दूसरे जो राजा थे वासुकी, आपको देखने को मिलेगा महाभारत के एक करेक्टर है अर्जुन पांडव जिन्हें कहा जाता है, पांडवों में से एक है, 5 पांडवों में से। इनकी शादी जो है वासुकी की पुत्री उलोपी से की जाती है। तो यहाँ पे आपको ये देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं। तो चौथा जो रहने वाला है, चौथा कौन से रहने वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेंगे खश। खश जो है आर्यों की तीसरी शाखा मानी जाती है जो हिमाचल प्रदेश में कहाँ से आती है, हिमालय कहाँ से आती है, कश्मीर के इलाके से आपको आती हुई दिखाई देगी। पहला तो यही पॉइंट आप नोट कीजिएगा। दूसरे की अगर बात करूँ तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि इनके जो साक्ष्य मिलते हैं वो खशकंडी और खशधार से मिलते हैं, रोडू के आसपास वाले क्षेत्र से हमें देखने को मिलेंगे। तो ये भी आप नोट कीजिएगा। इतनी कुछ चीजें आपको यहाँ से पता करनी थी क्वेश्चन से। चलिए आगे चलते हैं और पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन कौन से कथन है भाई, मणिकर्ण जो है पार्वती नदी के दाएं किनारे स्थित है, एक गर्म जल स्रोत हमें देखने को मिलता है। अभी तक जो मैंने आपसे बातें की थी, जैसे झरने हमने कल सारे रिवाइज किए थे या उससे पहले भी हमने रिवाइज कर रखे हैं, तो अब थोड़ा डीप डाइव करेंगे हम, ताकि इस तरह के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो भाई हम उसके लिए भी तैयार रहने वाले हैं। तो एक जो है गर्म जल स्रोत हमें देखने को मिलता है, रहला जल प्रपात जो है वो रहला कुल्लू जिले में स्थित एक गर्म जल स्रोत है। तो रहला कितनी बार मैंने आपको पढ़ाया कि भाई रहला कोई गर्म स्रोत नहीं है, ठंडे पानी का स्रोत है, मंडी में देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। और ध्यान रखिएगा मणिकर्ण जो है दाएं किनारे है। अब देखते हैं किस तरह से इसे याद रखा जा सकता है उसके बारे में। तो यहाँ पे मैंने आपके साथ बात की थी, कल हमने कुल्लू के डिस्कस कर लिए थे। तो कुल्लू के एक बार फिर जो है हम देख लेते हैं कि कुल्लू में कौन कौन से झरने हमें देखने को मिलते हैं। तो मैंने बात की थी खीर गंगा, पार्वती नदी के किनारे जो हमें देखने को मिल रहे हैं, खीर गंगा की बात की थी। इसके अलावा मैंने कसोल बोला था। कसोल के अलावा आपको याद आ रहे होंगे अब कि कसोल के अलावा हमने मणिकर्ण की बात की थी पार्वती नदी के किनारे। फिर जो है आपको देखने को मिलेगा कुल्लू में ही ब्यास नदी के किनारे कौन कौन से हैं। तो एक तो वशिष्ठ कुंड आपको देखने को मिलेगा और दूसरा आपको कलथ देखने को मिलेगा। और ध्यान रखेंगे वशिष्ठ कुंड के पास ही राम भगवान का मंदिर है और माना जाता है कि जो लक्ष्मण है उन्होंने क्या किया था, यहाँ पे बाण चलाकर इस कुंड का निर्माण किया था। फिर हमें सतलुज के किनारे देखने को मिलेगा। सतलुज के किनारे बाहरी सिराज में एक हमें जो है गर्म पानी का जो है जलप्रपात देखने को मिलता है जिसका नाम क्या रहने वाला है, तो उसका नाम रहेगा बहना।
और ये कहाँ पे है, तो बाहरी सिराज भी मैंने आपके साथ कहा, बाहरी सिराज। और उसके अलावा अगर बात करूँ तो सतलुज के बाद जो है आपको मनाली वाले क्षेत्र में एक देखने को मिलेगा जो ठंडा जलप्रपात रहने वाला है, जिसको हमने रहला कहा। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात की जाए तो शिमला जिले में देख लेते हैं कि शिमला जिले में कौन सा है। तो शिमला में हमें कौन देखने को मिलते हैं भाई, दो देखने को मिलते हैं, एक गर्म रहेगा और एक ठंडा रहेगा। ठंडा में कौन आने वाला है, चैडविक फॉल आने वाला है। कहाँ पे है, समरहिल में है। और अगर गर्म की बात करूं तो गर्म में आपको कौन से देखने को मिलेगा, अन्नू नाले के किनारे जियोरी देखने को मिलेगा। तो जियोरी हमें देखने को मिलता है, और जियोरी जो है कहाँ पे, रामपुर शहर में हमें देखने को मिलता है, तो ये गर्म रहने वाला है। फिर बात करते हैं किन्नौर में। किन्नौर में हमें देखने को मिलेगा टापरी। किन्नौर में हमें कौन सा देखने को मिलेगा, टापरी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर बात करूं तो मंडी में रहने वाला है तत्तापानी। नेक्स्ट कौन सा रहेगा, तो नेक्स्ट हम देखते हैं बिलासपुर में। बिलासपुर में आपको देखने को मिलेगा ददराना, बस्सी। तो ये आपको जो है देखने को मिलेंगे। फिर बात करते हैं कहाँ पे, तो आपको कांगड़ा देखने को मिलेगा। कांगड़ा में कौन कौन से रहने वाले हैं, तो पहला तो भागसूनाथ रहेगा, भागसूनाथ आपको देखने को मिलेगा। दूसरे की बात करूँ तो आपको ज्वालामुखी देखने को मिलेगा ब्यास नदी के किनारे। फिर आपको कौन सा देखने को मिलेगा, लुनानी आपको देखने को मिलेगा, एक कोलमन के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और सुला आपको देखने को मिलेगा। अंततः बात करते हैं चंबा में। ध्यान रखेंगे ये वाले जो है आपको ठंडे देखने को मिलेंगे। चंबा में बात करें तो अगर चंबा में बात करूँ तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा चंबा में, पहला तो सतधारा रहेगा, पंचपुला में सतधारा रहने वाला है। उसके बाद कालिका रहने वाला है। फिर नेक्स्ट कौन सा रहेगा, धनछो रहेगा। और अंततः देई कुंड रहने वाला है। तो ये आप नोट कीजिएगा यहाँ पे, इतनी कुछ चीज़ें आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला जो क्वेश्चन रहने वाला है 6th क्वेश्चन, निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को उनके संबंधी जिलों से सुमेलित कीजिए। तो कल हमने मेगावाट वाला क्वेश्चन देखा था, लेकिन हमें पढ़ना या क्वेश्चन अटेंड करना हमारा मोटिव नहीं है, याद हो जाए इस तरह से हमें पढ़ना है। तो बात करते हैं हम बस्सी परियोजना के बारे में। तो बस्सी परियोजना हमें कहाँ देखने को मिलती है, मंडी में देखने को मिलती है। भाई एक का दो होने वाला है। भाभा कहाँ रहेगी, किन्नौर में रहेगी, तो 4 यहाँ पे रहेगा। थिरोट की बात की जाए लाहौल स्पीति में रहने वाली है, तो हम जो है थिरोट को यहाँ लिखने वाले हैं। और आंध्रा जो है हमें कहाँ, आंध्रा नदी चिड़गांव और शिमला जिले में देखने को मिलती है, पब्बर की सहायक नदी। तो यहाँ पे आपको 3 देखने को मिलेगा। 2, 4, 1 और 3 कहाँ रहने वाला है, 2, 4, 1 और 3, 2, 4, 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही आंसर होगा। कुछ जो परियोजना है उनके जिलों से संबंध में हम चीज़ें देख लेते हैं, और उनसे संबंधित मेगावाट भी हम देख लेते हैं। तो मैं बोलता चलूंगा, आप जो है रिकॉल करते चलिएगा। तो जल विद्युत परियोजना यहाँ पे हम लिखेंगे, जल विद्युत परियोजना। और यहाँ पे जो है हम बात करने वाले हैं वो कितने मेगावाट की है, साथ में हम बात करने वाले हैं कि किस जिले में वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाभा के बारे में, फिर हमें देखने को मिलेगा बस्सी। नेक्स्ट हम बात करेंगे गिरी के बारे में। गिरी के जस्ट बाद हम देखेंगे आंध्रा, थिरोट। उसके बाद अगर बात करूं तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, धानवी। धानवी खड्ड पर रहेगी। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पे थिरोट रहेगा ये। और धानवी के बाद अगर देखूं तो आपको देखने को मिलेगा गज खड्ड, गज। उसके बाद यहाँ पे अगर बात की जाए तो गज के बाद हम बात करेंगे बनेर के बारे में, बनेर के बाद बिनवा के बारे में, फिर हम बात करेंगे लारजी के बारे में, फिर हम बात करेंगे गुम्मा के बारे में, गुम्मा जल विद्युत परियोजना, और अंततः हम बात करेंगे होली के बारे में। तो इतनी कुछ चीज़ें जो है यहाँ पे हमें पता करनी है कि कौन सी जो है कितने मेगावाट की है। तो होली की बात करें 3 मेगावाट, गुम्मा 3 मेगावाट, लारजी 126 मेगावाट, बिनवा की अगर बात की जाए 6 मेगावाट, बनेर 12 मेगावाट रहेगी। गज की अगर बात की जाए तो 10.25 जो है ये रहने वाली है। फिर धानवी की बात करते हैं तो ये कितनी रहेगी, 22.5 हमें देखने को मिलेगी मेगावाट। थिरोट कितनी, 4.5 मेगावाट की रहने वाली है। आंध्रा की बात करूँ तो 16.95 मेगावाट की रहेगी। गिरी की अगर बात की जाए तो 60 हमें देखने को मिलेगा, 60 ये रहेगा। और भाभा 120 हमें देखने को मिलेगा। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ से पता लगी। अब एक एक करके जिला देख लेते हैं। तो ये किन्नौर रहने वाला है, बस्सी कहाँ रहेगा, बस्सी मंडी में रहने वाला है। गिरी की बात की जाए सिरमौर रहेगा। आंध्रा की बात की जाए शिमला आपको देखने को मिलेगा। थिरोट कहाँ है भाई, लाहौल स्पीति में आपको देखने को मिलेगा। धानवी की अगर बात करूँ शिमला रहने वाला है। गज कांगड़ा, बनेर कांगड़ा, बिनवा कांगड़ा। लारजी की बात की जाए, लारजी कहाँ देखने को मिलेगा हमें, तो लारजी मिलेगा देखने कुल्लू में।
और गुम्मा की बात की जाए तो मंडी, और होली की बात की जाए तो चंबा में हमें देखने को मिलता है। आई होप आपको जो है ये सारी चीज़ें याद हो चुकी होगी, आप देख सकते हैं। बाकी पीडीएफ आपको हमारी ऐप पे मिल जाएगा, और ऐप का लिंक और क्यूआर मैं लास्ट में आपके साथ डिस्क्रिप्शन में, और जो है स्लाइड के लास्ट में जब टॉपिक खत्म होगा तो उस दौरान मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। सबसे पहले देखते हैं अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन जो रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म सही है। तो सही सुमेलित युग्म कौन सा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। तो आपको देखना है कि एशिया का सबसे बड़ा मत्स्य प्रजनन केंद्र कहाँ है। तो यहाँ पे बात हो रही है गगल में है, जी नहीं, हमें कहाँ देखने को मिलता है, दियोली में देखने को मिलता है। तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा, सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ है, क्या दियोली में है, जी नहीं, कहाँ पे रहेगा, गगल में ये रहने वाला है। सबसे बड़ी सिंचाई परियोजना कहाँ है, तो ये क्या शाहनहर परियोजना है, जी हाँ, बिल्कुल सही रहेगा, कांगड़ा जिला। सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, सुलूनी है, तो जी नहीं, आपको देखने को मिलेगा, कई किताबों में शिल्ला दिया गया है, लेकिन शिल्ला आपको देखने को मिलेगा कि सही नहीं है। इसका आंसर जो रहने वाला है अब वो रहेगा रियो पारगयूल। रियो पारगयूल इसका आंसर रहने वाला है। तो चलिए, ऑप्शन नंबर सी जो है प्रश्न का सही आंसर रहेगा। आगे बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो यहाँ से बन सकती है। हिमाचल प्रदेश में सबसे बड़ा क्या है, तो आप बताएंगे मुझे। अगर मैं जिला आपसे पूछूं तो सबसे बड़ा जिला किसके आधार पर, एक तो क्षेत्रफल के आधार पर आप बताएंगे मुझे, और एक बताने वाले हैं आप जनसंख्या के आधार पर। एक ये क्वेश्चन रहेगा। नदियों की अगर बात की जाए तो नदी जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी, और लंबाई में सबसे बड़ी आपको मुझे बतानी है। अगर झीलों की मैं बात करूं तो झीलों में आप मुझे बताएंगे सबसे बड़ी कृत्रिम झील, प्राकृतिक झील, और कौन सी रहने वाली है भाई, सबसे ऊंची झील कौन सी है, ये आप मुझे बताएंगे। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछूं तो आप मुझे बताएंगे अदरक उत्पादन में फर्स्ट कौन है। नेक्स्ट अगर बात की जाए सेब उत्पादन में फर्स्ट, ये आपको बताना है। पपीता के उत्पादन में पहला स्थान किसका रहेगा, ये आप मुझे बताइएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो ये आप मुझे बताएंगे। एक एक करके इन्हें सॉल्व करते हैं और देखते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे जिला क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा है, तो लाहौल स्पीति हमें देखने को मिलेगा। जबकि जनसंख्या के आधार पर कौन सा रहने वाला है, कांगड़ा रहेगा। नेक्स्ट है जल घनत्व के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो मैंने बात की थी आपके साथ चिनाब के बारे में। और नेक्स्ट अगर बात की जाए लंबाई के बारे में, तो लंबाई सबसे ज्यादा किसकी है, सतलुज की रहने वाली है। नेक्स्ट है कृत्रिम झील कौन सी रहेगी, तो गोविंद सागर रहने वाली है। प्राकृतिक झील सबसे बड़ी कौन सी है, रेणुका रहेगी। ऊंचाई में सूरज ताल हमें देखने को मिलेगी। विश्व की 21वीं, भारत की तीसरी और हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची सूरज ताल लेक हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो सूरज ताल आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। आगे बात करते हैं अदरक उत्पादन में पहला कौन सा रहेगा, तो भाई अदरक उत्पादन में आपको देखने को मिलेगा सिरमौर पहला रहने वाला है। नेक्स्ट अगर बात करूँ तो सेब उत्पादन में कौन सा रहेगा, तो सेब उत्पादन में शिमला रहने वाला है। नेक्स्ट है पपीता उत्पादन में, तो हमें हमीरपुर देखने को मिलता है पहले स्थान पर। और अगर बात की जाए वर्षा में, तो वर्षा में रहेगा भाई कांगड़ा। तो ये जो है आप प्लीज नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और 8वां क्वेश्चन जो आप यहाँ पे देखने वाले हैं वो कौन सा है, निम्नलिखित मेलों को उनके संबंधित जिलों से हमें क्या करना है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पे कौन कौन से मेले रहने वाले हैं, मणिमहेश हमें चंबा देखने को मिलेगा, जी हाँ। चिंतपूर्णी की बात करूँ तो ऊना हमें देखने को मिलेगा, तो ये तीसरा रहेगा। सलूनी मेले की अगर बात की जाए सोलन में हमें देखने को मिलेगा। दूसरा त्रिलोकीपुर मेले की अगर बात करूँ, त्रिलोकीनाथ गया लाहौल स्पीति और त्रिलोकीपुर गया सिरमौर, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिलेगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं एक एक के बारे में। तो पहले सिरमौर में देखते हैं, तो हमने पहला देखा त्रिलोकपुर, त्रिलोकपुर मेला देखा। उसके बाद हम कौन सा देखेंगे, रेणुका मेला देखेंगे। और उसके अलावा हमें कौन सा देखने को यहाँ पे मिलेगा, झंडा उत्सव भी हमें यहीं पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं सोलन के बारे में। तो सोलन में हमें शायरी देखने को मिलता है, और फिर जो है सलूनी मेला हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, तो ये भी आप नोट कीजिएगा। ऊना में बात करूँ तो हमें चिंतपूर्णी मेला देखने को मिलेगा। फिर मैडी में जो है हमें बड़भागा मेला देखने को मिलता है।
और इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो आपको कौन सा देखने को मिलेगा, चिंतपूर्णी, बड़भागा और पिपलू मेला भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट है चंबा, तो चंबा में कौन सा रहेगा, पहला तो सुई मेला रहेगा, माता नैना या कहें जो देवी नैना थे उनके, जो साहिल वर्मन की पत्नी थे, उनकी बलिदान को याद करते हुए सुई मेला रहेगा। फिर एक भरमौर यात्रा आपको देखने को मिलेगी। उसके अलावा फूल यात्रा आपको देखने को मिलेगी, या फूल यात्रा जिसे कहा जाता है। मिंजर मेला आपको देखने को मिलेगा, और मणिमहेश मेला जो हमने अभी पढ़ा वो हमने यहाँ पे बात की। हमने बात की थी लाहौल स्पीति के बारे में, तो उसके बारे में भी देख लेते हैं। लाहौल स्पीति में कौन सा है, त्रिलोकीनाथ। त्रिलोकीनाथ मेला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करूँ तो कौन सा रहेगा, त्रिलोकीनाथ को ही आप पौरी भी बोलते हैं, पौरी उदयपुर में लगता हुआ आपको दिखाई देगा। फिर लदारचा आपको काजा में देखने को मिलेगा, लदारचा जो है काजा में देखने को मिलेगा। और इसके अलावा घंटाल उत्सव भी हमें देखने को मिलता है, तो घंटाल उत्सव भी आप नोट कीजिएगा। और फुलैच और लोसर जो है आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं भाई, तो हमें देखने को मिल रहे हैं वो किन्नौर में। तो इतने कुछ चीज़ें आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित युग्म नहीं है, तो यहाँ पे जो है आज हम याद नहीं करने वाले हैं कि किस रियासत की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी। आज हम याद करेंगे कुछ और में क्या है, आज हम पढ़ेंगे जो 16 डिस्ट्रिक्ट हमने अभी तक 6 रियासतें कवर की है उनका सारा इतिहास हम फटाफट से एक नज़र देख लेंगे। कुनिहार की बात की जाए, अभोज देव हमें देखने को मिलता है। कुठार में हमें सूर्यचंद देखने को मिलता है। महलोग में हमें वीरचंद देखने को मिलता है। कुठार रियासत में वीरचंद है जी नहीं, ये गलत रहने वाला है। तो चलिए एक एक करके सभी रियासतों को देख लेते हैं फटाफट से। तो यहाँ पे अगर बात की जाए तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है बगाट रियासत के बारे में। बगाट रियासत में क्या है, तो कसौली और सोलन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। कसौली प्लस सोलन मिलकर जो है बगाट रियासत की स्थापना करते हैं। अगर यहाँ पे बात करूँ तो हमें देखने को मिलता है कि जो हरिचंद थे या जो बसंत पाल थे वो हमें इस वंश के क्या देखने को मिलेंगे, संस्थापक देखने को मिलेंगे। उनके द्वारा इस वंश की स्थापना की गई थी। उसके अलावा एक इंपॉर्टेंट जो शासक हमें यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इंद्रपाल देखने को मिलेंगे। इन्होंने ही इसका नाम क्या रखा था, तो बगाट इसका नाम रखा था। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो हमें एक शासक देखने को मिलेंगे, महेंद्रपाल। महेंद्र पाल या महेंद्र सिंह जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। 1790 में माना जाता है कि इनके समय में ही जो बगाट है वो पहली बार बिलासपुर से अलग हुआ था, और पहली स्वतंत्र शासक इसीलिए इन्हीं को माना जाता है। तो ये पहले स्वतंत्र शासक रहने वाले हैं, तो ये आप नोट कीजिएगा। इसके अतिरिक्त बात करूँ तो 1839 में इनकी जब मृत्यु हो जाती है और इनका कोई पुत्र नहीं होता है, तो वैद क्या कोई भी संतान इनकी नहीं होती है, तो उस करके 3 वर्षों के लिए अंग्रेजों के कब्जे में ये रियासत चली जाती है। लेकिन फिर 1842 में ये इनके भाई को जो है, जिनका नाम विजय सिंह रहने वाला है, उन्हें प्राप्त हो जाती है। विजय सिंह को प्राप्त होगी, लेकिन 1839 में उनकी भी मृत्यु हो जाएगी। तो 1839 में जब उनकी मृत्यु हो जाएगी तो ये फिर जो है जो 1850 में हम पढ़ते हैं, मैं वैसे तो इंडियन इतिहास में अगर देखा जाए तो 1850, वैसे 1849 हम पढ़ते हैं हिमाचल के इतिहास में, कि बगाट को जो है लैप्स की या हड़प नीति के माध्यम से हड़प लिया गया था। किसके द्वारा, डलहौजी के द्वारा हड़प लिया गया था। तो ये आपको यहाँ पे नोट करना है कि किस तरह से चीजें चल रही है। फिर बात करते हैं ऊपर, तो इसके अलावा हम देखेंगे कि फिर किसे 1862 में ये प्राप्त होगी, उमेद सिंह को। उमेद सिंह को वापिस जो है रियासत प्राप्त होगी, और फिर उस समय वो 13 वर्षीय थे और मृत्यु को प्राप्त होने वाले थे। तो फिर अगले शासक जो बनेंगे 1862 से 1911 तक कौन बनेंगे, दिलीप सिंह बनेंगे। और इन्हीं के समय में जो राजधानी है वो सोलन बन गई थी, सोलन बनी थी। और कहाँ से आई थी, तो बोझ से आपको देखने को मिलेगा कि उसे सोलन लाया गया था, ये आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं 1800, फिर आपको देखने को मिलेगा एक शासक बनेंगे 1911 में, जिनका नाम रहने वाला है दुर्गा सिंह। और उनके समय एक महत्वपूर्ण घटना आपको पता होना चाहिए, 26 जनवरी 1948 का सोलन दरबार, सोलन का जो दरबार है, दरबार हॉल, वहाँ का सम्मेलन आपको पता होना चाहिए। इसकी एक्चुअल में दुर्गा सिंह जी के द्वारा क्या की जाती है, अध्यक्षता की जाती है, जो कि बगाट के शासक थे। दुर्गा सिंह जी के द्वारा इसकी क्या की जाएगी, एक तरह से अध्यक्षता की जाएगी। और आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पर जो है हिमाचल प्रदेश का जो वर्तमान नामकरण है वो यहीं आपको देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश का जो नामकरण हुआ था पहली बार, वो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। तो हिमाचल प्रदेश का जन्म यहाँ हुआ था। आगे बात करते हैं, दूसरी जो रियासत हमें देखने को मिलेगी वो कौन सी रहने वाली है, तो हम भागल के बारे में बात करेंगे। तो भागल के कौन है संस्थापक, वही पता होना चाहिए, अजय देव है। अर्की क्या थी, तो इस रियासत की राजधानी थी
किसने स्थापना की थी अर्की की? तो सवाचंद आपको देखने को मिलेगा। सवाचंद नामक एक शासक था, उन्होंने 1643 में अर्की रियासत की स्थापना की थी। अर्की रियासत की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, उसको राजधानी बनाया जाता है और इसी कारण इनको पहला शासक भी माना जाता है। कई कई किताबों में भागल के जो प्रथम शासक है वो सवाचंद को ही कहा गया है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि सवाचंद नहीं, अजय देव इसके संस्थापक रहने वाले हैं। फिर सवाचंद के बाद आते हैं जगत सिंह, बहुत बाद में आएंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक ही मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। और जगत सिंह के समय में क्या होगा? तो आपको देखने को मिलेगा गोरखाओं का आक्रमण होगा, इनसे अर्की छीन लिया जाएगा, इनको बाहर कर दिया जाएगा अर्की से। और फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको क्या देखने को मिलेगी कि इन्हें जो है जब अर्की से बाहर किया जाता है, और इसके अलावा फिर संसार चंद का पुत्र जो था अनिरुद्ध चंद, उनको भी इन्हीं राजाओं के द्वारा जो है शरण दी गई थी यहाँ पे। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। फिर आता है किशन सिंह आपको देखने को मिलेगा। कौन? तो किशन सिंह आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इसके द्वारा क्या किया जाता है? ये जो है 1857 की क्रांति के समय आपको शासक देखने को मिलेगा। और इसके अलावा बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा कि इसके उपकार के लिए अंग्रेजों ने राजा की उपाधि 1860 में दी थी। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और उसके अलावा राजेंद्र सिंह हमें अंतिम शासक देखने को मिलेंगे। अंतिम कौन रहेंगे? राजेंद्र सिंह हमें देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको यहाँ से पता होनी चाहिए। बाकी संस्थापकों की अगर बात करूँ तो मांगल में मैंने कहा था कि अत्रि राजपूत के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अत्रि राजपूत के द्वारा, जो कि मारवाड़ से आए थे, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शासक हुआ 1240 में मांगल, जिसके नाम पर जो है मांगल रियासत का नाम पड़ा, वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको बहादुर सिंह देखने को मिलेंगे। बहादुर सिंह ने क्या किया था? बहादुर सिंह को सनद प्राप्त हुई थी अंग्रेजों से। और अंततः आपको शिवराम सिंह देखने को मिलेंगे। ये जो है अंतिम शासक रहते हैं यहाँ के। अंतिम शासक आपको देखने को यहाँ पे मिलेंगे। और इसके अलावा अगर बात करूँ तो यहाँ पे एक और चीज़ आप नोट कीजिएगा कि इसके अतिरिक्त हमें क्या यहाँ पे देखने को मिल रहा है? तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि 15 अप्रैल 1948 को इसे क्या किया जाता है? अर्की में मिला लिया जाता है। तो ये आप नोट करेंगे। आज जो है हम 3 ही रियासतें करेंगे क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी, तो आगे जो है हम देख लेंगे इनके बारे में कभी दूसरी बार। और आगे सोलन जिला जैसे चल रहा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन कौन से कथन रहने वाले हैं? यशपाल साहित्य प्रतिष्ठान की स्थापना 2000 ईस्वी में नदौन में की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल सही रहेगा। महल मौर्या में 1806 में गोरखाओं ने महाराजा संसार सिंह को पराजित किया था। बिल्कुल सही बात है। यशपाल का जन्म जो है भूमपल में हुआ था। तीसरा कथन भी सही रहने वाला है। और यहाँ पे आपको कौन सा देखने को मिल रहा है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है प्रश्न का सही आंसर आपको देखने को मिल रहा है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट जो 10 एमसीक्यूज मैं रोज आपके साथ डिस्कस करता हूँ। तो ये यहाँ पर रहे इसकी एक्सप्लेनेशन। और इसका जो कंप्यूटराइज्ड फॉर्म है वो आप हमारे ऐप से फ्री डॉक्यूमेंट या फ्री पीडीएफ जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। और अगर आपने ऐप डाउनलोड अभी तक नहीं किया है तो ऐप डाउनलोड कीजिए और जो है रैंकर्स फैमिली के मेंबर बनिए। थैंक यू सो मच।